जुड़ चुके हैं। गुरमीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये जब करीब करीब 21,800 21,900 के आसपास बाजार आया था तो हमारा डिस्कशन आपसे हो ही रहा था गुरमीत। बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन के साथ आपने उस वक्त यही कहा था कि इट्स अ टाइम टू बाय टू ऐड वैल्यू स्टॉक्स। और आप देखिए मात्र इस मई के अंदर क्या क्या हुआ। 3 मई को 22,800, उसके बाद आपने मात्र 5 दिन में 21,800 देखा और आज ऑलमोस्ट 22,950। क्या सेंस किया बाजार ने आज पॉलिटिकली, या फिर आप मानते कि नहीं ये एंटायरली अगर आप देखें आरबीआई द्वारा ये 2,10,000 करोड़ रुपए का जो डिविडेंड दिया गया सरकार को, ये पूरा उसका इम्पैक्ट है? देखिए, आरबीआई का डिविडेंड एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। हम सिर्फ उसको फिस्कल डेफिसिट के नजरिए से मत देखिए कि 20 पैसा फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी और बैंक्स में मेन इशू जो रहा है, मैंने पिछले 3-4 महीने में पहले भी बोला है, मैंने इतनी टाइट लिक्विडिटी नहीं देखी है काफी सालों से। तो लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है तो ओवरऑल इन इकोनॉमी के लिए अच्छा, और एक आरबीआई का कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी पे, ये दर्शाता है। उन्होंने अपना जो रिस्क था कंटिजेंसी उसको भी 6.5% किया, उसके बावजूद ये डिविडेंड दिया है। तो वो कॉन्फिडेंस दिखाता है। और उसके अलावा जो लिक्विडिटी आने से गवर्नमेंट का बोरिंग जो टेक्सचर होता है फिस्कल डेफिसिट का, क्वालिटी बोलते हैं, वो इंप्रूव होता है। आप ज्यादा कैपेक्स करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इंडिया का इन्वेस्टमेंट साइकिल हम ये चर्चा करते रहे तो आई थिंक इसके बहुत इंपैक्ट है। 10 ईयर बॉन्ड 7 के नीचे आया तो बैंक्स को ट्रेजरी गेन्स होगा, बैंक को लिक्विडिटी ज्यादा मिलेगी, उससे कॉस्ट ऑफ फंड्स पे इम्पैक्ट है। और तीसरा ओवरऑल इकोनॉमी में ज्यादा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेटिंग अपग्रेड इंडिया का राउंड द कॉर्नर है। कुछ ये भी सेंस बाजार करेगा, बॉन्ड इंक्लूजन हो ही रहा है जून में, उससे मैसिव फ्लोज आएंगे। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है और बाजार एक थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत नेगेटिव जोन में चला गया था। विक्स जंप हुई थी, आपने चर्चा की थी दिल्ली की एफआई के करीबन करीबन 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, जो कि हाईएस्ट लेवल था पिछले कई कई सालों में। तो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ कुछ हो, शायद आज एक्सपायरी डे है, मैं टेक्निकल नहीं इतना समझता हूँ, तो कुछ कॉम्बिनेशन है टेक्निकल का, आरबीआई ट्रिगर का, और ओवरऑल शायद मार्केट ये सेंस कर रहा है, जो कि हमें पिछले 2019 में भी हुआ था, कि शायद कंटिन्यूटी होगी, और जो थोड़ा फियर था वो उतना ज्यादा नहीं है जितना लग रहा था शुरू के फेसेस में। अच्छा गुरमीत, इसी मुकाम पे आई थिंक जिस जिस आई थिंक आरबीआई के इस डिविडेंड को आपने एक बड़ा मैक्रो डेवलपमेंट माना, अगर मैं इसी को प्ले करना चाहूँगा, या फिर आई थिंक जैसे कि आपने कहा, आपने एक क्रमबद्ध तरीके से इसको समझाया, क्या पीएसयू बैंक्स, क्या एसबीआई की लीडरशिप में पीएसयू बैंक्स प्रेफर आई थिंक होंगे इस वक्त, इस घटनाक्रम के बाद, स्टॉक्स जिनको चेज करना चाहिए? एसबीआई डेफिनेटली अच्छा करेगा लॉन्ग टर्म में, मुझे कोई डाउट नहीं। और वीर जी, मैंने पिछले 2 क्वार्टर में सारे पीएसयू बैंक्स के आरओए 1% देखे। मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट पीएसयू बैंक्स के रिटर्न ऑन एसेट 1% से ऊपर कब देखे। अब इनमें कुछ बैंक है जिनका आरओए इसलिए इंप्रूव हुआ क्योंकि ट्रेजरी गेन था और रिकवरी हुई थी, और कुछ बैंक है जिनका आरओए थोड़ा स्ट्रक्चरल है। एनआई ग्रोथ है, कासा मिक्स अच्छा है, रिटेल ग्रोथ अच्छी है, रैम पोर्टफोलियो आजकल हम बोलते हैं, जिसे रिटेल एग्री और एमएसएमई पोर्टफोलियो बोलते हैं, उसमें बहुत फोकस है। कॉर्पोरेट बुक आ रहा है, बैलेंस शीट डीलेवरेज हुई है, तो कुछ जगह ये स्ट्रक्चरल है। जैसे मुझे लगता है स्टेट बैंक में, कुछ हद तक बैंक ऑफ बड़ौदा में, और कुछ एक दो लार्ज पीएसयू बैंक्स में ये थोड़ा स्ट्रक्चरल है। कुछ छोटे बैंक्स में मुझे लगता है ये टेम्पररी है। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दूसरा, लीडरशिप जो है बैंक्स की चेंज हुई पिछले 2 साल में। प्राइवेट में वो आईसीआईसीआई और एक्सिस ने ली, एचडीएफसी और कोटक लीडर हुआ करते थे, और पीएसयू बैंक ने तो ऑब्वियसली क्लियर लीडरशिप ली है। तो बैंक्स पे मेरा फोकस रहेगा। जैसे मैंने बोला, ट्रेजरी गेन्स बहुत मैसिव होने वाले हैं अगले क्वार्टर। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ फंड्स पे भी धीरे धीरे इम्पैक्ट दिखेगा, और क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है। जो अच्छे बैंक्स हैं वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स है और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो यहाँ बिग बिग बिकमिंग बिगर वाला प्ले आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा लार्ज कैप बायस रख सकते हैं आप फाइनेंशियल्स में। और बाकी पार्ट अच्छा कर ही रहा है, कैपिटल मार्केट प्लेस ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, तो उसके बारे में ज्यादा पर चर्चा करने की स्पेसिफिकली जरूरत नहीं। 2 स्टॉक्स पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ। एक एचडीएफसी बैंक है और दूसरा कोटक, और मैं दोनों इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि जनवरी से लेकर अब तक इन दोनों ने सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। एचडीएफसी बैंक इज नियरली डाउन 13% एंड कोटक इज डाउन 10%। कंस्ट्रिंग फाइनेंशियल्स में अब थोड़ा सा बायसनेस आएगा और तेजी का, क्या यहाँ पर खरीदारी करें या नहीं? देखिए, एचडीएफसी तो मुझे हिसाब से काफी मर्जर के बाद से, जब से थोड़ा सा बाजार को शायद बाजार ने थोड़ा डीरेट किया उसका मल्टीपल, मुझे लगता है 1 क्वार्टर और लगेगा जब वो आपको जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड था निम्स का वो अरेस्ट होगा। उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट देखते, और बाजार थोड़ा सा लीडरशिप देखना चाहता है। बाजार
अगर आप लीडर हैं सेक्टर के, सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, तो बैंक आपसे इंडस्ट्री लीडिंग मैट्रिक्स चाहता है। 14-15% क्रेडिट ग्रोथ नॉर्मल में आपको वो 3 या 4 का बुक मल्टीपल नहीं देगा। तो मुझे लगता है वो लीडरशिप आईसीआईसीआई ने ली है और एचडीएफसी को अरेस्ट करने के लिए थोड़ा मुझे लगता है एग्रेशन और दिखाना चाहिए। दूसरा, कोटक के केस में बैलेंस शीट थोड़ी स्मॉलर है, बट ये आरबीआई का जो एम्बार्गो आया, ये थोड़ा-सा नियर टर्म इम्पैक्ट डालेगा। तो मुझे लगता है अभी भी आईसीआईसीआई एक्सिस शायद बेटर परफॉर्म करेंगे नियर टर्म में। बट हाँ, 1 या 2 क्वार्टर बाद मुझे लगता है जो रिस्क रिवॉर्ड है वो एचडीएफसी 14-15 टाइम्स अर्निंग्स पे है। 2.1 के कोर बुक वैल्यू पे, इस वैल्यूएशन पे एचडीएफसी कभी रहा नहीं है 15-20 साल में। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है, दूसरा ये एफआईएस के वापस आना थोड़ा फ्लो से रिलेटेड भी है। बहुत वाइडली ओन्ड स्टॉक था, हर म्यूचुअल फंड में 8-9% का वेटेज था। तो एक्सेस ओनरशिप थी, अंडर परफॉर्मेंस आया तो सब थोड़े लाइट हुए हैं। तो ओनरशिप आने में भी थोड़ा समय लगेगा। 1-2 क्वार्टर इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस चाहिए उसको वापस आने के लिए। ओके, तो कुछ इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस आए तभी वो पोजीशंस ली जाए। अच्छा, अब आईटीसी पर आपकी अब क्या राय रहेगी, क्योंकि नंबर्स हमने देख लिए कुछ ही देर पहले। कंपनी कह रही जून 6 को वो होटल बिजनेस के डीमर्जर पर शेयर होल्डर नोट के लिए सामने आएंगी। करंट लेवल से अब क्या ये फिर उतनी बढ़िया तेजी दिखा सकता है जैसा इसने रिसेंट पास्ट में किया है? बिल्कुल, हमारे लिए ये बाय ऑन डिप्स रहा है जब से थोड़ा करेक्शन आया आईटीसी में। होटल बिज़नेस अगर आप देखेंगे तो करीबन-करीबन 13,000 रूम्स हैं इनके। अगर आप इंडियन होटल से कंपेयर करेंगे तो 60% कैपेसिटी है, उनके पास लगभग 22,000 कीज़ हैं और ऑपरेटिंग मैट्रिक्स काफ़ी सिमिलर है। तो मुझे लगा इंडियन होटल्स 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो आईटीसी होटल बिज़नेस 50, 60, 65,000 करोड़ का वैल्यूएशन आना चाहिए। एक स्ट्रीट थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि पूरा एक कंप्लीट डीमर्जर नहीं है, इसमें कंबाइंड एंटिटी का जो रेशियो है उससे थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट था। एफएमसीजी बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है इस साल 20,000 करोड़ का टॉप लाइन करेंगे। अगर आप देखेंगे डाबर 12,000 करोड़ करता है सिमिलर एबिट मार्जिन में और ये 20,000 करोड़ करता है। तो डाबर 1 लाख करोड़ से ऊपर मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है मैसिव वैल्यू अनलॉकिंग है आईटीसी में अगले 2-3 साल में। और एफएमसीजी बिज़नेस पर्सनली बहुत समय लगता है। 2-2 3-3 दशक लगते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में। आप देखिए वर्ल्ड ओवर पीएनजी लीडर है, लेकिन इंडिया में एचयूएल लीडर है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रीच बनाना, पेनिट्रेशन बनाना, ये बहुत डेकेड्स का है। टाटा कंज्यूमर ये कर रहा है। आप देखिए अब जाके उसके शायद कुछ नतीजे दिखने लगे हैं सुनील डिसूजा जी के आने के बाद, लीडरशिप चेंज होने के बाद। तो आईटीसी में वैल्यू और कोर बिज़नेस ठीक कर रहा है। नंबर आप देखेंगे तो एग्री और पेपर की वजह से पुल डाउन हुआ है। सिगरेट बिज़नेस ठीक है, एफएमसीजी अच्छा कर रहा है, होटल बिज़नेस अच्छा है। जो कोर बिज़नेस है वो अच्छा कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आईटीसी बहुत सबसे रीज़नेबली वैल्यूड कंज्यूमर स्टॉक है इस समय निफ्टी में। जी हाँ, इस बीच निफ्टी का भाई साहब आप एक काउंटडाउन बनवाइए और निफ्टी अब बात कर रहा है ऑलमोस्ट 23,000 की ट्रेजेक्टरी बनाने के लिए। इट्स आई थिंक सिर्फ अब 21 पॉइंट रह गए, सिर्फ 21 पॉइंट। इट्स 22981 84। और मैं बीते 20 मिनटों की तेज़ी को अगर आप देखूं तो इट्स एंटायरली स्पॉन्सर्ड बाय मेटल्स पे अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया 22,986। और एक काउंटडाउन प्लीज़ रखिएगा नीचे स्क्रीन पे, 23,000 हम कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं। यानी कुल मिला के अब 388 अंकों की तेज़ी, 22,981, 82, 83, 84 की ट्रेजेक्टरी में हम जा चुके हैं। स्क्रीन छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। लेकिन गुरमीत, ये मेटल्स अभी इसको राइड करना चाहिए क्या? कोई शक शुबा इसकी तेज़ी पर, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? मेटल्स कमोडिटीज में हमेशा थोड़ा लाइट रहना चाहिए और सैटेलाइट पोर्टफोलियो थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहिए। स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि जैसे हिंदाल्को में शायद थोड़ा और है। नोवेलिस के नतीजे आपने चर्चा करी अभी। उन्होंने गाइडेंस दिया है कि $525 एबिटा पर टन सस्टेनेबल है। कैपेक्स है और काफी मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल रहा है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, मिक्स बेटर हुआ है। अगर आप एंड यूजर मिक्स देखेंगे तो ऑटोमोटिव मिक्स में ग्रोथ अच्छी आ रही है। जो बेवरेज कैंस हैं उसमें भी ग्रोथ लगभग 5% है। एरोस्पेस में ग्रोथ अच्छी है। तो एंड यूज में ग्रोथ अगर आपको अच्छी दिखती है तो और अगर आप मानते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट साइकिल में हैं, हालांकि कमोडिटी बहुत ग्लोबल प्ले और चाइना ने स्टिमुलस दिया है हाउसिंग को लेकर, तो चाइना बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। हमने कल देखा कॉपर कैसे ऑल टाइम हाई पे था प्राइसेस पर। तो मेरे हिसाब से नियर टर्म ट्रेंड भी अच्छा लग रहा है, बट बीच बीच में थोड़ा प्रॉफिट्स जो है स्पेशली कमोडिटीज में हमेशा ऑफ द टेबल करना चाहिए। हाँ, अच्छा गुरमीत, हम हमेशा आपसे किसी इवेंट को लेकर बात करते हैं। जब पिछली बार स्लाइड आया था, गिरावट आई थी, तब बात की थी। आज हम आरबीआई के आई थिंक इस कदम पर बाजार का रिएक्शन। एक बात तो ये है कि क्या
4 जून को भी जो बेस्ट केस सिनारियो बाजार सोच के चल रहा था वो भी बाजार ने क्या इस 23,000 के प्राइस पे फैक्टरिंग कर लिया? पहला प्रश्न तो ये। और एक इवेंट सामने और खड़ा है, वो है मॉनसून, जिसके अच्छा रहने की और सेकेंड हाफ की स्पेशली और अच्छा रहने के अनुमान है। आप लोग उसे कैसे प्ले कर रहे हैं? उसके लिए सडन स्टॉक्स जो टिप्पणी करना चाहें आप? मुझे लगता है कि कुछ हद तक गुड न्यूज़ आ गई है प्राइस में और थोड़ा-सा यूफ़ोरिया में हमें एक डिप चेक करना चाहिए कि वैल्यूएशंस कहाँ है। हम 20 टाइम्स पे हैं। 20 टाइम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, कंसिडरिंग क्योंकि अर्निंग ग्रोथ अच्छा है। बट इस एनवायरनमेंट में जो सस्टेन्ड अर्निंग ग्रोथ है, वो 13-14% है। तो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी वैसे ही थोड़ा-सा टेम्पर होना चाहिए क्योंकि पिछले साल जैसा साल नहीं आएगा। और दूसरा अपसाइड जो अपॉर्चुनिटीज़ अगर फैक्टर इन हो गया है, मुझे लगता है एक फेज़ के बाद जो भी और शायद थोड़ा-सा इम्पैक्ट आएगा बाज़ार में, बाज़ार थोड़ा डिस्काउंट करने लगेगा क्लोज़र टू एग्ज़िट पॉइंट, तो शायद कुछ हद तक अपसाइड कैप्चर है। रूरल रिकवरी मुझे लगता है सस्टेनेबल है क्योंकि हमने सबकी कमेंट्री सुनी, तो हम थोड़ा एफएमसीजी के थ्रू प्ले कर रहे हैं, तो आईटीसी एक प्रेफर्ड प्ले है। मैं होप उम्मीद करता हूँ कि बजट में कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना हो एक्साइज़ ड्यूटीज़ को लेके सिगरेट्स पे। तो टाटा कंज्यूमर हमने ऐड किया डिप्स पे जब वो 1250 से 1100 के नीचे आया। हमने टू व्हीलर्स में बहुत हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हमने टीवीएस होल्डिंग्स जो होल्डिंग कंपनी है टीवीएस की वो पोर्टफोलियो में लिया था क्योंकि डीमर्जर हुआ था। हमने टू व्हीलर एंसिलरीज में अच्छा किया, जैसे संदार है, उनो मिंडा के शानदार नतीजे आए हैं अभी आज 7-8% ऊपर है। मैं कभी-कभी 7-8 साल से इन्वेस्टेड हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो हमने पूरा वैल्यू चेन जो ऑटो का था क्योंकि टू व्हीलर मिक्स उनो मिंडा का लगभग 45% है। तो वो एक तो कन्वीनियंस फीचर्स भी देते हैं जैसे स्विचेस हैं, आपके हॉर्न्स हैं, लॉक्स हैं। दूसरा वो प्रीमियमाइज़ेशन देते हैं जो आपके एक्सेसरीज़ हैं, एलॉय व्हील्स हैं, सीट्स हैं। फिर वो सेफ्टी फीचर्स में भी हैं, सेंसर्स, एयरबैग्स तो एक कंप्लीट वैल्यू चेन जो हम बोलते हैं ऑटोमोटिव की वो उसको कैप्चर करते हैं और 85% डोमेस्टिक है। तो वो एक प्रेफर्ड प्ले है। तो हमने इस तरीके से किया है और एम&एम दोनों प्ले देता है। हमने उसमें उसमें फोर व्हीलर का प्ले भी मिला, एसयूवी का और अब शायद हमें लगता है ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट का प्ले भी आपको एम&एम में देखने को मिलेगा। गुरमीत, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, 23,000 के पार हम निकल चुके हैं। तो एब्सोल्युटली ऑन द डॉट आज बस वो तेजी और सिर्फ तेजी हो रही है। आप लोगों ने पूछा है क्या इंस्टीट्यूशनल आपके दोस्तों से कि क्या ये बीरू के फूफा यानी कि एफआईआईस वापस आए हैं या नहीं मार्केट में? यू थिंक दे पार्टिसिपेटेड टुडे? पता नहीं मुझे आई थिंक नंबर आएगा तो पता लगेगा बट इतने बड़ी उछाल में डेफिनेटली कुछ तो पार्टिसिपेशन किया होगा टेक्निकल साइड पे या कैश वॉल्यूम देखने होंगे बट देखिए आप मुझे लगता है जब शायद थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है मुझे लगता है जब केस स्टडी लिखी जाएगी इंडिया की आज से 5-7 साल बाद जब भारत 9 या 10 ट्रिलियन होगा तो लिखा जाएगा कि कैसे एफआईआई ने इसको मिस किया। आप देखिए ओनरशिप देखिए अर्षद जी 23% से 16% आ गई। आज उनका जो ओनरशिप है वो करीबन 67 लाख करोड़ है। डीआईएस का ओनरशिप निफ्टी 500 का 68 लाख करोड़ है। तो ये प्योर वैल्यूएशन को कभी देख के कॉल्स नहीं लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये सेल इंडिया बाय चाइना ये बहुत लंबा टेम्पलेट उन्होंने किया और थोड़ा-सा मुझे लगता है कि आपको ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हर कंट्री का एक फेस होता है। बट ठीक है, मुझे लगता है बाजार में अच्छा बैलेंस आ रहा है। अगर डीआईएस एक अच्छा काउंटर सिक्लिकल फोर्स है, तो ये बाजार के लिए बहुत हेल्दी है। मैं नहीं बोलता हूँ हमें फॉरेन कैपिटल भी चाहिए, हमें रिस्क कैपिटल ज़्यादा चाहिए। मैं नहीं बिल्कुल बोलता हूँ कि हमारी डिपेंडेंस नहीं है। बट मैं एक रिटेल इन्वेस्टर्स को एक तरीके से एक स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूँ। पिछले 3 सालों में इतनी वोलेटिलिटी के बावजूद उन्होंने मार्केट में भरोसा दिखाया है। एसआईपी बुक लगभग 20,000 करोड़ है। लगभग हर रोज 1 लाख डीमैट अकाउंट ऐड हुए हैं पिछले 3 साल में। तो ये मैक्सिमम क्रेडिट जो जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को डीआईएस को जाता है। हाँ, और रिटेल ने तो आज डेफिनेटली सेलिब्रेट भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत हमारे लिए समय निकालने के लिए। अच्छा, बाय द वे वो फ्यूचर्स